हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में मैंने अगेन रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि आगरा में सिचुएटेड है, फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट शिफ्ट हुई है। जो एग्जाम आपका 3 अप्रैल 2022 को कंडक्ट करवाया जाने वाला था, अब वो आपका एग्जाम 9 अप्रैल 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा। सो उसके लिए खास मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है और उस वीडियो की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। वहां से उस लिंक को एक्सेस करिएगा और वहां से उस वीडियो को अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। मैंने डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन बता रखी है आपको और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है फॉर DBRAU आगरा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, वो भी सारा मैंने बता रखी हूँ। सो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है आपकी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 में आपके 5 यूनिट्स होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेंटल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, आईसीटी। सो इन सारे यूनिट्स पर आपका पेपर 1 बेस्ड होता है। सो उसकी प्रिपरेशंस के लिए हमने आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसमें आपको हर एक यूनिट पर नोट्स देखने मिलेंगे। हर एक यूनिट पर हमारे पास मॉक टेस्ट है, आईसीटी हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो और मैथ्स के जो आपके यूनिट्स है उन पर हमने आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रखा है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। आपको पता चलता है कि कौन सा आपका टॉपिक वीक है, उस पर आप ज्यादा फोकस कर पाओगे। सो इसी तरीके से हमारे इस कोर्स में हम आपको गाइड करते हैं कहाँ पर आपको कहाँ से कितना टाइम स्पेंड करना है, कहाँ से रीड करना है, कितना रीड करना है, कहाँ पर आपको फोकस रहना है। ये सारी चीजें हम आपको हमारे इस कोर्स में बताते हैं और मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है फॉर योर पेपर 1, सो आप अभी भी हमारे इस कोर्स के थ्रू आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो और जल्द से जल्द आपको हमारे इस कोर्स को परचेज करके आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आता है, हमारे इसी कंटेंट से उनको एग्जाम में डायरेक्टली 30-40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है और हमारे ऐप के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, वहां से हमारे ऐप पर से सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जैसा कि आपके पेपर वन का आपका सिलेबस 3 to 4 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स। सो उन पर हमने आपके लिए एक कोर्स प्रोवाइड कर रखा है आपको, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हर एक यूनिट पर आपको हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो लेक्चर देखने मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड पर हमने वीडियो लेक्चर्स बना रखा है, करंट अफेयर्स, रिसर्च एप्टीट्यूड, सो उन पर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे। उसी तरीके से नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रखे हैं। ये हमने हमारे खुद से नोट्स बना रखे हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स देखने मिलेगा। उसी तरीके से मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हमने हमारे मॉक टेस्ट में। 40-50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर एक मॉक टेस्ट में। उसी तरीके से आपको 15 to 20 मॉक टेस्ट देखने मिलेंगे हमारे इस कोर्स में। देन प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, जो कि आपके रिवीजन का काम करती है। एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप इसे पढ़ के जाते हो तो डायरेक्टली इसी पीडीएफ से आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे एग्जाम में। सो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप का लोगो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, जिससे कि आपको 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। So let's begin with the MCQs. First question, the data taken from the publication agricultural situation in India will be considered as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक डेटा लिया गया एक पब्लिकेशन से जो क्या था, एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया। देन उस डेटा को आप कौन सा डेटा कहोगे? तो इस क्वेश्चन में जो डेटा लिया गया है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है डेटा। ऐसा डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और आप उसको यूज कर रहे हो, सो वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर आएगा। सो रिमेंबर, रिसोर्स में जो डेटा होता है, डेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा एंड नेक्स्ट होता है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। अब रिसर्चर खुद कैसे डेटा जनरेट करेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू क्वेश्चनर्स, ये सारे मेथड्स यूज कर खुद डेटा को जनरेट करेंगे। सो वो आपका प्राइमरी डेटा में आएगा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा डेटा जो किसी पब्लिकेशन से, किसी आर्टिकल से, किसी जर्नल से लिया गया हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा।
सो यहाँ पर एक डेटा लिया गया एक पब्लिकेशन से जो कि था एग्रीकल्चर सिचुएशन इन इंडिया। सो ये डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है और पब्लिकेशन से लिया गया है। सो ये आपका आएगा सेकेंडरी डेटा के अंदर। सो रिमेंबर, हम एक बार फिर से देख लेते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर के थ्रू खुद डेटा को जनरेट करते हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। जैसे आपने किसी डेटा को किसी पब्लिकेशन से लिया है, किसी आर्टिकल से, जर्नल से, इंटरनेट के थ्रू जो डेटा लिया है वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर आएगा। So for this question, option B here is the right answer, secondary data. Next question. सैम्पलिंग फ्रेम इज अ टर्म यूज्ड फॉर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सैम्पलिंग फ्रेम ये टर्म हम किस लिए यूज करते हैं। सो आपको पहले पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग फ्रेम होता क्या है। तो सैम्पलिंग फ्रेम मतलब एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में आपके जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन इस लिस्ट में प्रेजेंट होती है और विथ नेम। ओके, और इस लिस्ट में से आप क्या करते हो, रैंडमली कोई भी पर्सन को आप सिलेक्ट कर लेते हो और ये आपके सैम्पलिंग यूनिट्स बन जाते हैं और रिसर्चर इन पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, अपनी स्टडी परफॉर्म करते हैं। तो सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होता है, एक लिस्ट होती है जो पॉपुलेशन में आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन विद पर्टिकुलर उनका नेम भी मेंशन होता है और उस लिस्ट में से आप रैंडमली सैंपल्स को अपने सेलेक्ट कर लेते हो, वो आपकी सैम्पलिंग यूनिट्स बन जाती है जिस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो और उन पर आप आपकी स्टडी परफॉर्म करोगे। जो भी आपका टॉपिक है उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करेंगे उन लोगों पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैम्पलिंग फ्रेम इज यूज्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a researcher wishing to draw a sample from sequentially numbered invoices uses a random starting point, then draws every 58 invoices, he or she has thus drawn a sample. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक रिसर्चर है और उस रिसर्चर को अपना सैंपल लेना है। तो रिसर्चर के पास एक नंबर ऑफ इनवॉइसेस है। नंबर ऑफ इनवॉइसेस, इनवॉइसेस का मतलब होता है बिल्स। जैसे आपने कोई आप प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपके पास बिल होता है। तो एक रिसर्चर है, उनके पास मान लो बहुत सारे बिल्स होंगे, थाउजेंड्स में बिल्स होंगे। तो रिसर्चर ने उन बिल्स में से रैंडमली एक बिल को सिलेक्ट कर लिया, एक रैंडम पॉइंट पर एक बिल को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद रिसर्चर ने ये डिसाइड करा कि मैं एवरी 58 बिल सिलेक्ट कर लूंगा और वो मेरा सैंपल बन जाएंगे और उस पर मैं स्टडी परफॉर्म करूंगा। ओके, तो ये सैम्पलिंग कौन से सैम्पलिंग के अंडर आएंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, यहाँ पर रिसर्चर ने क्या करा कि रिसर्चर ने एक बिल सिलेक्ट कर लिया रैंडमली। रिसर्चर के पास थाउजेंड्स में बिल्स होंगे मान लो, और उस बिल्स में से रिसर्चर ने एक बिल आपका रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। मान लो यहाँ पर इतने सारे पर्सन्स के बिल्स है मेरे पास, मैंने एक रैंडमली इस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। इस पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद रिसर्चर ने एवरेज 58 बिल सिलेक्ट कर लिया। इस पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद 50 बिल छोड़कर 51st नंबर पर जो बिल आएगा वो उस पर्सन को सिलेक्ट कर लेगा। फिर उसी तरीके से अगेन 50 छोड़ के 51st नंबर पर जो पर्सन का बिल आएगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही रिसर्चर लोगों को सिलेक्ट कर लोगों के बिल्स को सिलेक्ट कर लेगा और वो उनका सैंपल बन जाएंगे और इस पर रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करेंगे। सो ये कौन से रिसर्च में सॉरी ये कौन सी सैम्पलिंग में आ जाएगा, आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। रिमेंबर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक इंटरवल पर अपने सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो कि आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि मैं हर 58 छोड़कर 51st वाले को 51st बिल में सिलेक्ट कर लूंगा, 51st वाले पर्सन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सो आप पहले से ही डिसाइड कर लो, आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से जा रहे हो। सो ये आपका आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, जहां पर एक आप पहले एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हो, देन उसके बाद आप इंटरवल डिसाइड कर लेते हो कि आप कौन कौन से इंटरवल पर आपका सैंपल सिलेक्ट करने वाले हो। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी क्या गिवन है, सिंपल, रैंडम, सिक्वेंशियल एंड स्ट्रैटिफाइड। तो ये तीनों सैम्पलिंग मेथड में आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर आप कोई इंटरवल डिसाइड नहीं करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। रिमेंबर, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप पहले आपका जो एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट होता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो, देन आप पहले इंटरवल डिसाइड कर लेते हो उसके बाद कि आप कितने नंबर्स पर अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, देन आप सिलेक्ट करते हो और वो आपका सैंपल बन जाता है एंड देन उस पर आप स्टडी परफॉर्म करते हो। सो ऐसा आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में करते हो। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट,
two variables are said to be perfectly negatively correlated if. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर दो वेरिएबल है वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है तो वो किस सिचुएशन में हम उसको कहेंगे कि वो परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है. सो रिमेंबर, आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च है उसमें आपका एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट. तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू कोरिलेशनल रिसर्च में -1 से +1 के बीच में लाई करती है. अगर आपके जो कोरिलेशनल कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स है वो परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड है. और आपके अगर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड है. और अगर आपकी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल. अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपके जो वेरिएबल्स है उनके बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है. परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? जब -1 वैल्यू होंगी. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हो तो आपका वेट क्या हो जाएगा? वो जल्दी लॉस हो जाएगा. सो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल्स, दोनों भी वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट भी बहुत ज्यादा कम होगा. तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. सो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? जब आपकी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 हो. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कोरिलेटेड. इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम इज -1. ओके, जो वेरिएबल्स है वो कैसे कोरिलेटेड होना चाहिए? नेगेटिवली. कब? जब उनकी वैल्यू -1 होंगी. -1 होंगी, दैट मीन्स उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम इज -1. नेक्स्ट, नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं. अब रिमेंबर, सैम्पलिंग में दो टाइप के एरर होते हैं. एक होता है सैम्पलिंग एरर और नेक्स्ट होता है नॉन सैम्पलिंग एरर. अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है? आपके जो सैंपल्स है, आपने जो भी सैंपल लिया होगा वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा. ओके, आपने ऐसे सैंपल चूज कर लिया है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. अब मान लो आपको स्मोकर्स पर स्टडी करना है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन पर स्टडी करनी, और आपने ऐसे सैंपल्स ले लिया जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं. तो आपका जो रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट आ जाएगा इस केस में. तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है? आपने ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर लिया जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा. और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जिसमें अगर आप जो सैम्पलिंग मेथड्स यूज करते हो, सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो, उस टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है वो होगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर्स में. जैसे आपके जो रिस्पोंडेंट्स है, रिस्पोंडेंट ने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे दी. आपने जो इंटरव्यूज कंडक्ट किया होगा, इंटरव्यूज के थ्रू जो आप लोगों से रिस्पॉन्स ले रहे हो, आपने कुछ रिकॉर्डिंग में आपने जो आप रिस्पॉन्स उनके रिकॉर्ड कर रहे हो, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी. डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी. तो ये आपके नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा. तो नॉन सैम्पलिंग एरर को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं? कि जब हम हमारा सैंपल साइज ज्यादा लेंगे तब आप हो सकता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स कम हो जाए. अब मान लो जैसे 100 पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन में से आपने 90 सैंपल्स ले लिया. 100 पॉपुलेशन में टोटल 100 मेंबर्स है और 100 में से आपने 90 मेंबर्स ले लिया और उन पर स्टडी परफॉर्म करा जो कि आपका सैंपल है. इस केस में आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज है. मतलब जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लार्ज होगा उतना ज्यादा आपके रिजल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट हो जाएंगे. ओके, इस केस में आपकी जो स्टडी होंगी वो 90% रिजल्ट आपके करेक्ट हो जाएंगे. 90 to 92% आपके रिजल्ट होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे. मतलब जितने ज्यादा आपके सैंपल साइज होगी उतने ज्यादा आपके नॉन सैम्पलिंग एरर्स के चांसेस, एरर्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे. दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग द सैंपल साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन. It is known that the amount of apple juice found in a 500 ml bottle is uniformly distributed between 495 ml and 510 ml. What is the probability that a randomly selected bottle of apple juice contains more than 500 ml of juice?
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक एप्पल जूस की बॉटल है और वो बॉटल 500 ml की बॉटल है, ओके, और उस 500 ml के बॉटल में एप्पल जूस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 495 ml से लेकर 510 ml के बीच में आपका एप्पल जूस उस बॉटल में फिल होगा। क्योंकि मशीन के थ्रू एप्पल जूस फिल किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है हर बार एग्जैक्टली 500 ml ही फिल हो, कम ज्यादा हो सकता है। तो वो रेंज आपको गिवन है 495 ml से 510 ml। अब इस केस में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर मैं रैंडमली किसी भी बॉटल को मैं चूज कर रही हूँ, तो मैं अगर कोई बॉटल को मैं कितने बॉटल ऐसे चूज करूंगी, कितने बॉटल ऐसे होंगे जिसमें 500 ml से ज्यादा जूस मुझे मिलेगा। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेम्बर, इस केस में हम क्या करेंगे, पहले रेंज लिखेंगे कितने के कितने बीच में आपका एप्पल जूस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर आपको रेंज गिवन है 495 से आपका रेंज 510 ml तक है। अब इस वैल्यू के बीच में आपकी 500 ml, क्योंकि बॉटल टोटल कितने की है, 500 ml की है, सो 500 ml यहाँ पर लाई करेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका हमने रेंज लिख लिया। अब इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितने चांस होंगे कि मैं ऐसे रैंडमली बॉटल को सिलेक्ट करूं जिसमें 500 ml से ज्यादा मुझे जूस मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जूस ग्रेटर देन 500 से ज्यादा जूस कितनी बॉटल में होगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके जो मतलब 500 से ज्यादा लेना है मुझे। ओके, सो 500 से ज्यादा कौन से रेंज में आएगा, ये वाला रेंज फॉलो करेगा। सो 510 माइनस 500, क्योंकि मुझे 500 से ज्यादा जूस चाहिए बॉटल में, तो ये आ जाएगा आपका। देन आपको टोटल रेंज आपको लिखना है। टोटल रेंज क्या है, 510 माइनस लोएस्ट वैल्यू 495। देन आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो जाएगा 10/15। 10/15 करने पर 2 5 एंड सॉरी 5 2 10 एंड 5 3 15। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आंसर हो जाएगा आपका 0.667। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 66% प्रोबेबिलिटी और 66% चांसेस ये है कि अगर मैं कोई भी रैंडम बॉटल को सिलेक्ट करूंगी उसमें मुझे 500 ml से ज्यादा जूस मिलेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.667। नेक्स्ट, फॉर अ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विद अ सिंगल मोड, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, सो उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे। अब नेगेटिव स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपका डेटा। ओके, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप इसको बीच से कट कर दोगे तो लेफ्ट साइड की जो इमेज है और राइट साइड की जो इमेज है एक दूसरे की ये मिरर इमेज हो जाएंगी, जिसमें आपके जो मीन, मीडियन एंड मोड तीनों भी एक दूसरे से इक्वल होते हैं, तीनों भी सेम ही पॉइंट पे लाई करते हैं। सो ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये केस होता है कि तीनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। ओके, देन पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होगा, कुछ इस तरीके से आपका पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, जिसमें सबसे छोटा मीन मोड होता है, फिर उसके बाद मीडियन एंड लास्ट सबसे लार्ज वैल्यू आपकी मीन की होती है। तो ये आपका पॉजिटिव स्क्यूड में होता है। और नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट साइड पर टिल्टेड होगा, जिसमें आपके सबसे छोटी मीन होता है, देन उससे बड़ा आपका मीडियन होता है एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू आपके मोड की होती है। तो ये केस हमें ऑप्शन बी में गिवन है, मीन इज लेस देन इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन इक्वल टू मोड। तो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मोड कुछ इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, suppose a finite population contains 7 items and 3 are selected at random without replacement, then all possible samples will be। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, आपके पास एक पॉपुलेशन है उसमें टोटल 7 आइटम्स है, मतलब 7 आप मान लो कि 7 मेंबर्स है, 7 में से आपने 3 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल बन गया। और आपने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने एक बार सैंपल सिलेक्ट कर लिया तो उनको पॉपुलेशन में नहीं भेजा है, उस तरीके से आपने सैंपल सिलेक्ट कर लिया। तो इस केस में कितने पॉसिबल चांसेस होंगे आपके सैंपल सिलेक्ट होने के, कितने आपके टोटल सैंपल सिलेक्ट होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको याद रखना है कैपिटल एन आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल एन हम सैंपल के लिए यूज करेंगे। ओके, और
जब प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल N मतलब पॉपुलेशन, C मतलब चूज। आप पॉपुलेशन में से कितने सैंपल को चूज करोगे और ये स्मॉल n, कुछ इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन कितनी है, टोटल 7 है आपकी पॉपुलेशन में मेंबर्स, और आपने चूज 3 को चूज कर लिया, 3 लोगों को, 3 मेंबर्स को चूज कर लिया, 3 आइटम्स को चूज कर लिया आपने, तो ये हो गया आपका ये फॉर्मूला। देन फॉर्मूला होता है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पर आपका 3 एंड 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। देन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो यहाँ पर 4 एंड 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। देन 3 1 जा 3 2 जा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रह गया, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 हो जाता है आपका 35। देन यहाँ पर आपका कितने सैंपल सिलेक्ट होने के पॉसिबल चांसेस हो गए, 35 आप सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 35। नेक्स्ट, an investor notes that his portfolio is equally likely to yield an annual return anywhere in the interval 5% to 35%. What is the probability that he will earn more than 23% in the forthcoming year? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर ने कुछ मनी इन्वेस्ट किया है जिसमें उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 5% से 35% के बीच में उस इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलेगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितने चांसेस होंगे कि एक ईयर में उसकी जो इनकम होगी वो 23% होंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन है, सेम वही मेथड हमें ये क्वेश्चन में भी यूज करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो रेंज हमें गिवन है, जैसे हमने उस क्वेश्चन में भी रेंज लिया था, तो यहाँ पर 5% एंड 35% आपको गिवन है, मतलब आपका जो रेंज है वो 5 से 35% के बीच में लाई करेगा। ओके, अब इस केस में हमें फाइंड आउट करना है कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होंगी कि वो जो पर्सन है उनकी इनकम 23% से ज्यादा होंगी। तो इस केस में 23 यहाँ पर लाई करेगा। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है कि 23 से ज्यादा इनकम उनकी, मोर देन 23। ओके, यहाँ पर मोर देन 23 पूछा है प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन 23 इक्वल टू, हमें इक्वल टू देखना है, तो 23 से ज्यादा है। ओके, 23 से ज्यादा अर्न किया है उसने, तो हमें ये वाला रेंज लेना है, 35 माइनस 23 अपॉन टोटल रेंज लेना है 35 माइनस 5। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 12 अपॉन 30। 12 अपॉन 30 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आंसर आ जाएगा आपका 0.40, मतलब 40% चांसेस है उस पर्सन के कि वो 23% से ज्यादा अर्न कर रहा होगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 0.40। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं। सब में पहले पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक क्या होता है। स्टैटिस्टिक मतलब आपके जो सैंपल्स है, सैंपल्स आपको जो भी डेटा मिल रहा है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सैंपल का मीन। ओके, अब जैसे मान लो मेरे पास एक पॉपुलेशन है, उसमें से ये जो रेड है ये मेरे सैंपल्स है। ओके, अब मुझे ये जो सैंपल्स है इनसे मुझे मीन मिल रहा है, तो ये मेरे सैंपल 1 है, सो मैं ये लिखूंगी म्यू 1। ये सैंपल 2 है, सो ये हो जाएगा म्यू 2। सैंपल 3 है म्यू 3, सैंपल 4 है म्यू 4। ओके, ये मेरे सैंपल का मीन मिल गया मुझे। अब सैंपल का जो मीन है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे सैंपल से, मैं उसको कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ये मेरा म्यू 1 है, ये आपका सैंपल है एक्स एक्सिस पर,
ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है। सो ये कुछ सैंपल इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मेरा डेटा कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, सो मतलब स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, स्टैटिस्टिक का मतलब ही होता है कि सैंपल से जो मिल रहा है हमको डेटा, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।